नर्मदे हर। आज हमारी परिक्रमा का डे 47, जनवरी 7, 2024। हम यहाँ रात्रि विश्राम किया था। अब हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं। तो निकलने से पहले हम महादेव के दर्शन करने आए हैं। तो हम महादेव, हंसेश्वर महादेव, हंसेश्वर महादेव। सुबह का श्रृंगार हो गया महादेव जी का। उजाला हो गया है। थोड़ी देर में यहाँ से हम निकलेंगे। ये है द्वादश ज्योतिर्लिंग और सामने ये है महादेव की भव्य मूर्त। ये परिसर हर रोज शाम को पानी से, वाटर फोर्स से के साथ क्लीन करते हैं। बहुत नीट एंड क्लीन परिसर है। सुबह सुबह में आप महादेव के दर्शन कर सकते हैं। इसके पीछे से पहाड़ियाँ शुरू हो जाती है। ये है गुजरात का अंतिम पड़ाव। यहाँ से कुछ ही मीटरों के बाद मध्य प्रदेश की सीमा शुरू होती है। तो आज हम मध्य प्रदेश के पहाड़ी एरिया में दाखिल होंगे। तो अब हमारी सफ़र ये पहाड़ी इलाके की आज से शुरू हो रही है। हम अभी हाफेश्वर महादेव के मंदिर से निकले। आज हंसेश्वर महादेव की मंदिर ये हाफेश्वर गांव में स्थित है। पहला हाफेश्वर गांव यहाँ बहुत बड़ा गांव था। यहाँ से 3 किलोमीटर तक वो फैला हुआ था, मगर सरदार सरोवर की वजह से सारा गांव डूब में चला गया। तो पुनर्वसवाट में कहीं को डभोई में दे दिया, कभी लोगों को बोडेली में दे दिया। तो सारा गांव छोटे छोटे हिस्सों में अलग अलग जगह पुनर्विस्थापित हुआ। एक महादेव का मंदिर ही बच गया, वो ऊंचाई पर था। वो जब पानी आता है तो ये सब पानी से भी डूब जाता है। तो वो ये रास्ता हम चल रहे हैं वो भी बंद हो जाता है। तो इसके लिए हमें बहुत पीछे एक ऊपरी वाला रास्ता है, वहाँ से जाना होता है। मगर आज पानी नहीं है, तो हमारे ये रास्ता हमारे लिए ओपन हो गया है। तो आज हम इसका लास्ट वीक में यहाँ बहुत पानी था। 2 दिन से पानी चला गया है। तो अब हम ये नदी जैसा जो थोड़ा भाग है क्रॉस कर, वो पानी आपको दिखाई देगा शायद, वहाँ तो पानी है ही। अब हम दिन की पहला चढ़ाव चढ़ रहे हैं। अभी तो पूरा शरीर को पूरी रात आराम मिला है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे, पहाड़ियाँ चढ़ते जाएंगे, तब तक हमें हमारी रफ्तार भी कम करनी होगी। आज रास्ते का पहाड़ियों में हमें कोई ज़्यादा पता नहीं है कहाँ मुड़ना है, कहाँ तो सभी हम मैया पे छोड़ देते हैं। जब कोई रास्ते में झापड़ी आएगी, कोई मिल जाएगा तो पूछ लेंगे, कोई नहीं मिलता है तो मैया किसी को तो भेज देगी। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि हमें ज़रूरत हो और मैया ने किसी को ना भेजा हो। तो धीरे धीरे आगे चढ़ते हैं। चढ़ाई की वजह से श्वास भी फूल जाती है। तो हम देख सकते हैं वो सामने जो मंदिर था उसमें हम रुके थे।
अब हम ऊपर के हिस्से में आ गए हैं। या छोटा सा गांव, ऐसे तो वो स्कूल लगती है। उन्होंने के बोला यह एक स्कूल है, वहाँ से दाहिने मुड़ जाना। तो है सरकारी माध्यमिक शाला हाफेश्वर। सो हाफेश्वर का जो ऊंचाई वाला हिस्सा था, ये जो हम चल रहे हैं वो पानी में नहीं डूबा। तो अभी मैया ने बताया कि जो रास्ते पर हम जा रहे हैं वो सही है। कुछ थोड़ी सी झापड़ियाँ और कुछ मकान दिखाई देते हैं। सो वही हमारी आज की शुरुआत है। अगर टू व्हीलर जा सकता है तो हम पैदल तो अवश्य जा सकेंगे। कपास की खेती लगी है, यहाँ लगता है गेहूँ लगाया गया है। और आप देख सकते हैं वो पहाड़ियों के नज़दीक में वो मार्ग है, वो मार्ग से चलते हैं। अभी लगता है कि मार्ग कठिन नहीं होगा। जो सुलपानी जंगल हमने दक्षिण तट पे पार किया था, वो सारा 10 दिन तक हम जंगल में पहाड़ियों में ही चलते रहे थे। यहाँ उत्तर तट में सुलपानी का ऐसा पहाड़ी एरिया नहीं है, इसलिए हमें दक्षिण तट से गुजरने के बाद यह आसान ही लगना चाहिए। और सभी लोग ऐसा बोलते भी है कि अगर आपने दक्षिण तट की सुलपानी कर दी तो नर्मदा परिक्रमा में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, आप सरल अनुभव करेंगे। तो फिर सभी का मंतव्य को मान्य रखते हुए हम कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आधे घंटे से और आधा किलोमीटर से हम कंटिन्यू ये चढ़ाई चढ़ रहे हैं। सांस भी फूली जा रही है। आप देख सकते हैं हम नीचे से वो बहुत नीचे से कंटिन्यू ये चढ़ाई वाले मार्ग से आगे जा रहे हैं। ऊपर वाला एंड तो दिखाई नहीं दे रहा है, मगर चलते ही रहेंगे तो पहाड़ी की टोच तो आनी ही है। जब मोड़ना आता है तो लगता है कि यह चढ़ाई खत्म हो गई, मगर फिर एक और पहाड़ी लगता है शायद वो अंतिम चढ़ाव होगा। देखते हैं। 5-10 सेकंड खड़े रहते हैं तो बॉडी रिचार्ज हो जाती है। श्वास भी जो फूली हुई श्वास थी वो भी धीमे धीमे
नॉर्मल रफ्तार में आ जाती है। हमने सोचा वही एंड होगा, मगर लगता है उससे भी ज़्यादा ऊपर जाने का है। देखते हैं। हम वहाँ जाके आपको आसपास की पहाड़ियों का दीदार दिखाएंगे। अभी तो लगता है कि बोलना बंद कर दे, सिर्फ सांसों पे अपने ही ध्यान रखे, नर्मदा मैया का रिटर्न करते रहे। ओ अभी तो ऊपर जाना है। आप देख सकते हैं ये सब पहाड़ियाँ हो, छोटी छवाई झापड़िया, वही मार्ग जो हम अभी चल के आए, वही चढ़ाव। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 10 सेकंड जो आराम मिला, इसे एक और चढ़ाव चढ़ने की ताकत आ गई। तो फिर आगे का हाल आपको आगे बताएंगे। हम आबा साकड़ी की ओर जा रहे हैं, पर यहाँ टोच पर अच्छा नज़ारा देखा तो सोचा आप लोगों को भी दिखा देते हैं। वहीं हाफेश्वर की दिशा है, वहाँ से है। ये जो पानी दिख रहा है वो सारा हाफेश्वर गांव था। अब वहाँ पानी पानी है। कल बाबा जी ने आपको आटे की चक्की दिखाई थी, वो आटे की चक्की दूर वहाँ जो छोटी सी लाइट दिख रही है उसी जगह पे थी। हमने करीबन आधा घंटा तक चला है, तो अब 1-1.5 किलोमीटर चले होंगे, क्योंकि रास्ता दुर्गम है पर बहुत मनोरम्य है। थोड़ा थोड़ा कोहरा है, पर हमको तो अभी भी पसीना हो रहा है। और ये बाबा जी नर्मदे हर, नर्मदे हर, बाबा जी हंसो, नर्मदे हर। सूर्योदय हो गया है, मगर क्लाउड धुम्मस की वजह से रोशनी नहीं आ रही है। तो हम धीरे धीरे चढ़ाव उतार की वही रफ्तार से गुजरते हुए आबा साकड़ी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कल जो हम हाफेश्वर में रुके थे, हंसेश्वर महादेव में, तो 10-12 और मूर्ति भी थी। सुबह में हमने पूछा कि आप में से कोई जंगल मार्ग से आएगा, तो सभी ने मना कर दिया। हम कड़ी पानी वापस जाएंगे, वो लोग बोले। सो वो लोग कड़ी पानी से हंसेश्वर महादेव आए दर्शन करने के लिए। फिर अभी कड़ी पानी 8 किलोमीटर या 9 किलोमीटर वापस जाएंगे, और वहाँ से पक्की सड़क से आगे आएंगे। जो हम जा रहे हैं मथावड़, उसके बाद हम जाएंगे अट्ठा। सो वो अट्ठा पक्की सड़क से आएंगे हम अट्ठा तक, ऐसे ही पहाड़ियों में से गुजरेंगे। मैया के नज़ारा शायद देखने को भी मिल जाएगा इस रम्य पहाड़ियों में। यहाँ के आदिवासियों लोगों को मिलते जुलते आगे बढ़ते जाएंगे। बस ध्यान ही इतना ही रखने का है कि आपका पग फिसल न जाए। यह जो मिट्टी है वो बहुत चिपटी मिट्टी है। अगर आपको रॉक का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आप फिसल सकते हैं। सुबह में थोड़ी बूंदें गिरने लगी थी, तो हमें चिंता थी अगर ये मिट्टी भीगी हो जाती है तो
आपको सपोर्ट नहीं मिलता, पैर जमा नहीं सा पाते। वैसा ही मेरे साथ हुआ था जब हम जलाराम आश्रम से ओरी तक आते थे, करजन नदी की ओर आगे बढ़ रहे थे, तो मैं खाई में गिर गया था। अभी थोड़ी बूंदे आनी शुरू हो गई है, देखते हैं वो ज़्यादा ना आए। आकाश में तो बादल तो है, देखते हैं। माता राम भी वापस आ रही है क्योंकि वो हमें यहाँ आसरा लेना पड़ेगा। पूछेंगे मैया को कि हम यहाँ रुक सकते हैं या नहीं। नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर मैया। मैया बारिश आ रही है तो थोड़ी देर रुक जा, यहाँ सामान रख दे। बारिश आ रही थोड़ी बैठ सकते हैं। मैं हम थोड़ी देर के बारिश गिरती है तो सोचा थोड़ी देर बैठते हैं। तो आप देख सकते हैं वहाँ का घर है, छोटी छोटी बकरियाँ, बच्चे हैं, तो ये भी बच्चे हैं। ये है गाय। सबको रहने का इंतजाम कर दिया गया है। ये उनका 2 व्हीलर है और सामने और वहाँ का पानी रखने का पानी तो उन्होंने बहुत दूर से लाना पड़ता है, और ये दरवाजे के पीछे वहाँ का रहने का इंतजाम होता है। तो एक ही झोंपड़ी में रहने का, पानी का, और अपने जो मलेशिया होता है उसको मलेशिया बोलते हैं, उसमें मलेशिया में बकरी आ जाती है, गाय भी आ जाती है, भैंस भी आ जाती है। सब मलेशिया को अंदर ही रखना पड़ता है। मवेशिया अगर बाहर रखते हैं तो जंगली जानवर उठा ले जाते हैं, तो उन्हों के लिए बहुत अच्छी जगह। और बाहर आप देख सकते हैं वो क्या बोलते हैं उसको, कुकड़े कुक, वो भी बाहर टहल रहे हैं। मुर्गी, चिकन, तो उन्हों के कपड़े रखने के लिए वो बंदे हैं। सो बहुत अच्छा इंतजाम है। कभी कभी वो परिक्रमा वासियों को भी यहाँ रहने के लिए इंतजाम कर देते हैं। हम वहाँ से वो पहाड़ी चढ़ के इसके बाद उतरते हुए वहाँ से यहाँ आए। अब हमें ऊपर की ओर जाना है, तो हम धीरे धीरे एक पैर से जमा के आगे बढ़ रहे हैं। ये है, अब यहाँ से गुजरात की सीमा भी पूरी हो जाएगी, अगर भी हो गई भी होगी, पता नहीं है। हम वहाँ से आए, वो पहाड़ियाँ 2 पहाड़ियाँ क्रॉस करके इधर की साइड आ गए। अब यहाँ से शायद पक्का रास्ता मिलेगा, पक्का रास्ता होगा, पर चढ़ा उतार तो रहेगा ही। फिर भी अच्छा रास्ता है, काफ़ी चौड़ा है, तो चढ़ने में दिक्कत नहीं है। कोई 2 व्हीलर भी आते हैं, कभी कभी जीप भी आ जाती है, तब आपको साइड में खड़ा रहना पड़ता है। ये तो अच्छा, ये सुल्पानी पहाड़ी है। आज का दिन और शायद कल का दिन हम सुल्पानी झाड़ी में ही बिताएंगे। इसको अब झाड़ी तो नहीं कह सकते, इतनी झाड़ी नहीं रही, पर अभी मैं गिर जाती क्योंकि रास्ता ख़राब है और नीचे देख के चलना पड़ता है। पर नज़ारा बहुत सुंदर है। आपको नेचर पसंद है तो
ये नज़ारा आपके लिए है। दूर दूर तक कोई नहीं है। ज़्यादातर परिक्रमावासी पक्के रोड से जाते आजकल। तो आज मैं और बाबा जी दो ही है ये रास्ते पर कि लोगों ने बोला यहाँ से मत जाओ, कोई नहीं जाता, पर हमें मैया के पास से भी जाना था और ये नज़ारा भी देखना था। ऐसा मौका ज़िंदगी में बार बार नहीं आता। और फिर देखो ये मैया भी दिख रही है, नर्मदे हर त्वमा नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे 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 नमामि देवी नर्मदे। अब यहाँ से आगे जाएंगे और वो जो टावर दिख रहा है वहीं से शायद पक्का रास्ता मिलेगा। फिर आगे का हाल आगे बताएंगे। ये बाबा जी को देखिए, पवन ज़्यादा है तो वैसे मज़ा आता है। पसीना हुआ है तो ठंडक बहुत लगती है। अभी शायद सुबह के 10 बजे होंगे, पर आज सूर्य निकलने वाला नहीं ऐसा लगता है। और कहीं कहीं बारिश की बूंदें भी गिर रही है तो अच्छा लगता है। पर ये भी लगता है कि ज़्यादा बारिश हो जाए इससे पहले हम सड़क पे पहुंच जाए तो फिर चलने में दिक्कत कम होगी। देखते हैं क्या होता है, वही होगा जो मैया चाहेगी। फिर अब चलते हैं। बाबा जी नर्मदे हर। तो ये है रास्ता नर्मदा मैया की ओर जाता है और ये जाता है मथावर जहाँ हमें जाना है। तो अब हमें पक्की सड़क मिल गई है। अगर बारिश भी आए तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी। और गांव भी आ गया आंबा साकड़ी, जो 5 किलोमीटर भी दूरी पे था। मगर ऐसे ही पहाड़ी में तो वो डिस्टेंस का कोई ठिकाना नहीं होता है। 5 किलोमीटर होता है, 6-7 हो ही जाता है। तो अब हम एक छोटे से गांव से निकलकर आगे जाएंगे। अब जो मुश्किल भरा जो था वो हमने काट दिया है। वो सब पहाड़ी में से हम चढ़ाव उतार करके चले आए। सुबह का ये 2 घंटा बहुत अच्छा रहा। पर्वतों के साथ, पहाड़ियों के साथ चलने में बहुत मज़ा आया। अब हम आसान से रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। छोटा सा अब हम वाकनेर 1 किलोमीटर दूर है। 1 किलोमीटर से हम ऐसा सीधा चढ़ाव चढ़ रहे हैं। पहले तो चढ़ा उतारता था तो अच्छा रहता था, अब सीधा चढ़ना ही चढ़ना है। देखते हैं कहाँ तक ऐसा रहता है। अब देख सकते हैं हम वहाँ से नीचे जो सड़क आती है, ये सड़क से यहाँ चले जाते हैं। अब ये सड़क हमें
वाकनेर तक ले जाएगी। आगे भी सड़क तो आगे ही जाएगी, पहला वाकनेर रहेगा, इसके बाद कुछ ऐसा कुछ नाम वहाँ पर कोई नाम है। इसके बाद मथुर आएगा जहाँ हमें पहुँचना है। मथुर भी यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो देखते हैं मथुर तक कैसा ही चढ़ान चढ़ना है या कुछ फ्लैट रास्ता भी आएगा बीच में। पहले तो मैं सोचा था कि वहाँ से हमें 12 किलोमीटर का मथुर था, तो मैं सोचा था 3 घंटे में शायद पहुँच जाएंगे, मगर ये रास्ता जो है चढ़ाव वाला, देखो हर मोड़ पे आगे का चढ़ाव दिखाई देता है। तो शायद हम 3 घंटे में तो नहीं पहुँच पाएंगे। देखते हैं आगे कैसा रास्ता होता है। नर्मदे यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत सुंदर दृश्य, पहाड़ियाँ, वैली। जब हम खड़े हैं वहाँ से काफ़ी ऊंचाई पे घाट प्रारंभ होता है डाउनवर्ड। अभी तक हमने 5 किलोमीटर से सीधा चढ़ान ही चढ़ा है। रफ्तार काफ़ी कम हो गई थी। अब 6 किलोमीटर मथवाड़ है, वो बताते हैं कि वो डाउनवर्ड है। तो डाउनवर्ड में तो बहुत अच्छा लगेगा। जो रफ्तार हमारी रुक गई थी वो अब हम इससे ज़्यादा तेज़ी से हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारा सोचना था कि हम मथवाड़ 1 बजे पहुंच जाएंगे, बट जब हमने वो चढ़ान चढ़ कर आए तो लगता था अब शायद 1 बजे नहीं पहुंच पाएंगे। मगर अब रास्ता ऐसा ही रहा तो शायद एटलीस्ट 1:30 बजे तो हम पहुंच सकते हैं। देखते हैं आगे कैसा माहौल है। नर्मदे। ये है मथवाड़ गांव। हम अभी यहाँ आए हैं दोपहर के विश्राम के लिए। ये बच्ची है दुर्गा, आज छुट्टी होने से कारण स्कूल नहीं गई है। माताराम एंड है हनुमान जी का मंदिर। अभी हम मथवाड़ में रुके थे दोपहर के लिए, मगर वो सदगृहस्थ ने भोजन के लिए बोला था, मगर भोजन बनाने में देर हो सकती थी। तो उसके पहले हमने एक सज्जन ने 2 पपीते दिए थे, तो हमने सोचा पपीते खा के निकल जाते हैं। तो हमने ऐसा ही किया, पपीते खाए और अब हम अत्था के लिए निकल गए हैं। ऐसे अत्था जो सड़क मार्ग पे जाते तो 15-16 किलोमीटर बताता है, मगर एक भाई महेंद्र भाई ने बोला था कि अत्था से कच्चे रास्ते पे चले जाना तो बहुत शॉर्टकट हो जाएगा। तो हमने 2-3 दुकानदारों को पूछा, उन्होंने बताया कि ये रास्ते से निकल जाते हैं आप तो आपको 6-7 किलोमीटर ही होगा। तो हमने सोचा 8 किलोमीटर कम में 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो हम ये कच्ची सड़क, अभी तो कच्ची नहीं है ऐसी, मगर आगे होगे खेतों में से निकलेगा और डंडी होगी तो हम ये रास्ते से अट्ठा के लिए आगे निकल जाते हैं। अट्ठा हमारा रात्रि विश्राम के लिए तय है। ऐसे ही आज हमने अभी तक 20 किलोमीटर तो चल दिए हैं और वो 7-8 किलोमीटर और होगा तो 28 किलोमीटर से हो जाएगा। और पहाड़ी रास्ते थे तो पहाड़ी रास्ते में तो वो किलोमीटर पर ज़्यादा है, ऐसे ही। तो हम चलो धीरे धीरे आगे चलते हैं, देखते हैं। पपीता खाया है तो
कितनी कैलोरी हमारी बॉडी में आई है और एक कैलोरी कितनी वक्त चल पाती है। हमें चल ये किसी के किस पौधे पता नहीं क्या है। यह तुअल की फसल है। अब चढ़ाव आना है तो मुझे बंद करने दो। हम अठा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमने एक कच्ची सड़क ली है। वैसे ही चढ़ाव उतार तो आना ही है। अब धूप की मात्रा बढ़ने लगी है। शायद 5 किलोमीटर और जाना होगा। हम ये ही रास्ते से वो पहाड़ी से उतरते चले आए। अब देखते हैं फिर अगली पहाड़ी को पार करना है। अगर करना है तो फिर इतना ही चढ़ाव आएगा। ऐसी पगडंडिया में भी लोकल ग्रामीण है, वो 2 व्हीलर आसानी से चला देते हैं। 2 व्हीलर पे 2 सवारी तो होती ही नहीं, 3 कभी 4, फिर भी पता नहीं कैसे चलाते हैं। यही सड़क है। ग्रामीण इलाके में भी अब कंक्रीट की बिल्डिंग आप देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन जारी है। पानी की टैंक, फिर 2 किलोमीटर के बाद थोड़ी देर रुक जाते हैं तो थोड़ी थकावट भी दूर हो जाए। तो यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, पानी पिएंगे। अभी यहाँ हम आराम करने के बैठे थे, 10 मिनट बैठे। फिर जब खड़े हुए तो पता चला कि वो जो स्ट्रक्चर है ये सांप का राफड़ा है, सर्प का राफड़ा है। उसमें सर्प दल बना के रहते हैं। हम शूलपानी की झाड़ी से गुजर रहे हैं। अब हमें अठा की ओर जाना है। अभी तक तो हमने सभी ग्रामीणों को पूछ कर रास्ता आगे का बढ़ाया है। अब ये सेक्शन में हमें किसी को पूछना होगा कि हम कोई गलत मोड़ पे तो नहीं मुड़ गए। दोनों और पहाड़ियाँ है, बीच में से वो छोटी सी रिवर और नाला जैसा है। जब बारिश होती होगी तब उसमें पानी भी ज़्यादा होता होगा। अभी तो सूखा है। ठंडा ठंडा पवन की लहर आ रही है। आज धूप नहीं निकल पाई है, मगर न जैसी है। फिर चढ़ाव।
दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कभी कभी कोई टू व्हीलर पास होता है। चलो देखते हैं आगे क्या बात है। यहाँ हम विश्राम करने के लिए रुके हैं और हमें डाउट है कि हमें किस रास्ते पे आगे जाना है, इसलिए हम देखते हैं अगर कोई आ जाता है तो हमारा रास्ता भी तय हो जाए कहाँ जाना है। और 5 मिनट बैठते हैं तो हमारी थकावट भी दूर हो जाए। आज दिन अच्छा है, तो धूप बादल है तो धूप नहीं है तो चलने में अच्छा रहता है, क्योंकि पहाड़ियों में चलते हैं तो वैसे भी पसीना हो जाता है। बाबा तो वैसे भीग गए हैं, हाँ, भीगे हुए हैं बाबा तो, पर फिर भी अच्छा लगता है। ठंडी हवा आती है, थोड़ी देर बैठते हैं तो फिर ठंड लगने लगती है, क्योंकि कपड़े भीगे होते हैं और फिर ठंडी हवा आती है, पर रिफ़्रेश हो जाते हैं। फिर शाम को आश्रम में जाने के बाद स्नान करके फिर तैयार हो जाएंगे। स्नान करके सो जनरली हम मैया की आरती करते हैं और फिर भोजन होता है, और मंदिर हो तो कुछ सत्संग होता है या फिर आरती होती है। आश्रम है तो फिर दूसरे परिक्रमावासी मिल के कुछ करते हैं। आज का आशियाना अभी आज कहाँ तय नहीं जाना हुआ है, कहाँ रुकना है। ठीक, कहाँ पर कौन सा गांव में जाना है वो तो हुआ है। हम अट्ठा की ओर जा रहे हैं। शायद अब 4 से 5 किलोमीटर बाकी है और अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। 3 बज रहे हैं, तो फिर अभी निकलते हैं। तो हम ऐसे छोटी छोटी नदियों को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फिर बारिश होती तो रास्ता बंद हो जाता, इसलिए वो रास्ता टेम्पररी चालू रहता है। जब भी बारिश आई तो यह पानी का बढ़ जाता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाता तो ये जो 8 किलोमीटर का फासला है वो अदर पक्की सड़क पे जाते तो 16 किलोमीटर का हो जाता है। तो व्हीकल वाला के लिए तो वो रास्ता अच्छा है, मगर जो पैदल चढ़ाई है उन के लिए डिस्टेंस आधा हो जाता है। ऐसे हम नदी के प्रवाह के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। वैसे ही मैया के प्रवाह से हम विपरीत दिशा में ही जा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी नदियाँ मैया को मिलती है तो वही सही है, वही हमारी जो दिशा है उससे वो विपरीत दिशा में ही बहती है। तो अब हम नदी वाला रास्ता छोड़कर ये चट्टान वाला जो रास्ता है वहाँ से जाना है। अगर नदी में जाने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता है, इसलिए हमें यहीं से जाना होगा। देखते हैं ये चट्टान यहाँ से दिखता है इतना कम लंबाई वाला है या ऊपर जाने के बाद पता चलेगा कि वो आगे भी चढ़ाव जारी है। तो
30 सेकंड में हमें पता चल जाएगा। चढ़ान तो जारी है। ओके, तो हम आपको आगे कल फिर बताएंगे। हम आज पहाड़ियों के बीच में रास्ता भटक गए और भटका दिया गया। कुछ लोगों ने बोला यहीं से जाओ, फिर तो एक रिवर क्रॉस करके आगे जाते थे, तो बिल्कुल कठिन मार्ग हमें वो दक्षिण साइड का जो सुलपानी का पहाड़िया था उसकी याद आ गई। ये रास्ता अब हम लेके आए, ऐसा तो वहाँ भी नहीं था। सबने बोला उत्तर तट पे सुलपानी तो बिल्कुल आसान है, हो सकता है वो जो रास्ते से लोग जाते हैं वो आसान हो सकता है, होगा, मगर हमने जो शॉर्टकट लिया था और बाद में जो सही रास्ते से शायद हम गलत रास्ते पे आ गए, या कुछ गलत रास्ते तो नहीं कह सकते, मगर जहाँ भी हमने झुंपड़ी में रहते हुए लोगों को पूछा तो सभी ने बताया यही आगे बढ़ो, आगे जाओ, आगे जाओ। उन्हों के लिए वो पगडंडी आसान होगी, हर रोज़ वो लोग आते हैं जाते हैं, मगर जब हम बड़ा बोझ बैग पे लेके आते हैं तो एक किनारी थोड़ी सी, एक ही पैर आप रख सकते हैं, ऐसा था। माता जी तो 2 बार फिसल भी गई, उन्हों को संभालना पड़ा, बट बाद में सब सही सलामत हम आगे आ गए। अभी हम पूछते पूछते आगे जाते हैं। नर्दे तो हम अब अठा के शायद लगता है कि हम नज़दीक है। उन्हें यही बताया राइट हम लेफ्ट वाला। हाँ, तो देखते हैं अब टावर दिखाई देता है, तो मतलब कोई यह पक्की सड़क होनी चाहिए। आज हमने बहुत कच्ची सड़कों पे पहाड़ियों के बीच में कठिन मार्ग निकालते हुए एक बार तो हमारा विश्वास भी डिग गया। सोचा चलो वापस थोड़ा वापस चले जाए और फिर ढूंढ निकाले, मगर जो बच्चे बकरियाँ चरा रहे थे उन्होंने बोला नहीं वहाँ से नीचे उतर जाओ, मगर नीचे उतरना इतना आसान तो नहीं था। ओके, देखते हैं आगे कैसा है। आज हम अठा गांव में एक कन्या आश्रम है, इसमें रुके हैं। वैसे तो हमें यहाँ के सरपंच श्री ने हमारे लिए रहने की सुविधा उपलब्ध की थी, मगर जब हम स्कूल से जैसे पहाड़ी उतर के आ रहे थे तो टीचर और बच्चे हमें देख रहे थे। जैसे हम स्कूल के गेट से आए तो सभी वो लोग बाहर आ गए और टीचर से ने रिक्वेस्ट किया कि नहीं आप हमारे यहाँ ही रुको और हमारे बच्चों के साथ भी आप बातचीत करो। यही बच्चों का होमवर्क करने का कक्ष, ये है, हमें यहाँ रहने की सुविधा प्राप्त है। ये है स्कूल, बहुत अच्छा आश्रम स्कूल है। यहाँ पीने का पानी, बहुत सारे रोल मॉडल जैसे सारे सेंटेंस आप क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं। देखो बच्चे को लिए सब कुछ।
इन के लिए। सो बच्चे लगभग तीन तीन 5 साल से बैठकर पाँचवीं ग्रेड तक रहे, 1 से 5 ग्रेड तक के बच्चे यहाँ रहते हैं। ये सब ऐसे सिखाते भारत के राष्ट्रपति कौन कौन से राष्ट्रपति हुए, सभी इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन यहाँ होती है। यह मस्तिष्क की शक्तियाँ सूर्य की किरणों के समान है, जब वो केंद्रित होती है चमक उठती है। यह है राष्ट्रीय प्रतीक। तो हमारे राष्ट्रपति कौन कौन से हैं, वे भी उन्होंने बच्चों को बताने के लिए यहाँ रखा है। ये है बच्चों का शयन कक्ष। आप देख सकते हैं, हम भी ऐसे बोर्डिंग स्कूल में रहे हैं तो हमें पता है। ये है कॉमन एरिया, खुला है, यहाँ ऐसे ही खुला है। ये चौक है, ओपन चौक। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी नया करने की कोशिश नहीं की। कितने अच्छे सेंटेंस है। दलाई लामा बोलते हैं, उस समय आप सब कुछ कर पाएंगे जिस समय आप अपनी क्षमताओं को जान लेंगे। देखो, अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है, अतीत से सीखो, आज के लिए जियो, कल को लेकर आशान्वित रहो। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कभी भी प्रश्न पूछना बंद मत करो। अगर आप यहाँ देख सकते हैं, भोजन के पहले बच्चों को सिखाते हैं कि कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये है भोजन की पहले की प्रार्थना का दीवार पर रखा हुआ। अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है, किस हेतु से इस शरीर का रक्षण पोषण करना है। हे परमेश्वर, एक प्रार्थना, नित्य तुम्हारे चरणों में लग जाए तन मन धन मेरा, मातृभूमि की सेवा में ओम श्री सच्चा शरणम। ये है मेरा भारत महान, चलो चढ़े एक सीढ़ी, बनाए एक शिक्षित पीढ़ी। कितना उम्दा विचार है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, सुप्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं, फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं, सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो राष्ट्रीय गीत लिखा था। अब हम जाते हैं राष्ट्रीय गान जनगण मन, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, वो तो आप सबको पता ही है। भाग्य में विश्वास रखने के बजाय अपनी शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह है मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री एवं उनके कार्यकाल की अवधि। ये स्कूल मध्य प्रदेश में स्थित है, इसलिए बच्चों को मध्य प्रदेश के सभी मुख्यमंत्रियों के बारे में बताया गया है। उन्होंने बाबूलाल गौर, उमा भारती के बाबूलाल गौर तक बताए हैं। आगे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और आज के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, वो बताना अभी नहीं बताया है, अपडेट करते रहेंगे। मध्य प्रदेश का गान, ये मध्य प्रदेश के अपना एक गान भी है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का यह संदेश है। नारी शक्ति भारतवर्ष की अग्रणी महिला है। मैं आपको बाहर से आश्रम बताता हूँ। सो ये है गेट,
जिस गेट के से हम गुजर रहे थे तो बच्चियाँ और वहाँ के टीचर वहाँ आके खड़े हो गए और उन्होंने कहा नहीं, आप हमारे यहाँ ठहरे। तो फिर हम इधर ठहर गए। तो है शासकीय कन्या आश्रम अट्ठा एक गांव का नाम है। तो हमने आश्रम के अंदर के तो सब बता दिया। यहाँ सब बच्चियाँ अपना भोजन ले रही है, बड़ी बच्चियाँ सबको पिरस रही है। कितनी शिस्तबद्ध सभी खा रहे हैं, न कोई कोलाहल न कोई। ऐसी डिसिप्लिन आपने शायद कहीं भी देखी होगी। कितने प्रेम से बच्चे अपना फूड खा रहे हैं। स्कूल की बच्चियाँ प्रेयर गा रही है। अब फिर से शुरू करेंगे। सभी आ जाओ, प्रेयर में नहीं करनी है। आ जाओ 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 आ जाओ। तुषारे हार्दवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा। आ जाओ सभी आ जाओ। ये सभी बच्चियाँ यहाँ रहती हैं। ये कन्या आश्रम शाला है। कौन सी आते चलो गाओ, दूसरा कौन गाता है?
महापेश्वर से सुपर लेके आ रहे तो वहाँ पे वो गाड़ी में जैसा ऐसा करता नहीं, वो नहीं करेगा, बिल्कुल प्लेन एकदम सिंपल में चलेगा। और अभी तो आपका पानी नल में आता है, पर जब पहले बहुत पहले जब नल नहीं था ना, तो आप पानी नदी से पीते थे, क्योंकि सागर का पानी कैसा होता है, खारा होता है, वो नहीं पी सकते। तो सभी नदियों का पानी अच्छा होता है ना, तो सब नदी का पानी पीते। तो जो भी पुराने टाइम में जो भी बस्ती हो गई ना, वो सब नदी के किनारे थी, क्योंकि नदी से पानी मिलता है और वो पानी आप पी सकते हो, आप उससे खाना बना सकते हो, आपके जो जानवर है उसको भी, आपका जो गाय बैल भैंस है उसको भी दे सकते हो, ठीक है। फिर आपके खेतों में फसल भी होते हैं। दरिया का पानी से कुछ नहीं होता, दरिया के पानी से सॉल्ट मीठा नमक होता है ना, वो नमक दरिया के पानी से मिलता है। तो वो तो मैया का वो एक काम है। दूसरा क्या है कि वो अपनी बहुत पुरानी नदी है, और आप मंदिर में जाते हो ना, तो मंदिर में आपको कैसा लगता है, क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ प्रेयर होती है। जब कोई अच्छे काम करते हैं, जो जगह पे अच्छे काम होते हैं ना, वहाँ आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि सब अच्छे सोच वाले लगते होते हैं और सब अच्छा काम करते हैं। आपने एक शब्द बोला ना कि बहुत पुरानी नदी, जैसे आप लोग हपेश्वर से चले थे, और हपेश्वर एक बार मैं गया था आज से 2-3 साल पहले, तो भयंकर पानी था। इतना पानी सरदार सरोवर में नहीं दिखने को मिला, वो डैम के पास में भी नहीं दिखता इतना। लेकिन उससे थोड़ा ऊपर है वो भयंकर जल है ना, उससे थोड़ा जल सिंधी जहाँ पर वहाँ पर जल सिंधी एक बहुत बड़ा पहले मैया का डैम ने बना था, तो एक पानी रुकता है। तो वहाँ पे लोग बताते कि जो चट्टान अपने हैं पत्थर पूरे नहीं हो रहे थे, तो उसमें मतलब इंसान का पैर बताते, जो पूर्वजों की निशानी, हाँ मतलब ये पत्थर का है ना, तो ऐसे पत्थर में इंसान का पैर, इसलिए उसको सबसे पुरानी नदी माना जाता, और वहाँ पे उसका वो मिलता था। और जो पुराना मंदिर था हपेश्वर का मंदिर, जो एक बार हम मैं तो पहले नहीं जा पाया था, लेकिन एक बार हम गर्मी में गए थे, तो पूरा पानी थोड़ा मंदिर दिख रहा था, अंदर दर्शन भी हुए थे। वो जो शिवलिंग उसके ऊपर जाके बोट से उतर के गए थे। अब तो नहीं, अभी भी बताता है कि वो पुराना मंदिर पे अभी भी घंटी बजती है, क्योंकि वो पूरा देवस्थल वही पानी में स्थान पे था। और तट पे तो हर चीज हर इंसान को वो बहुत पुरानी नदी है ना, तो बहुत पुराने हमारे ऋषि लोग थे, जो जैसे भगवान राम थे, वो भी यहाँ नदी किनारे आए, तो उन्होंने वहाँ तप किया है। तो वैसे सभी हमारे ऋषि मुनि, आपको पता है
ऋषि मुनि किसको बोलते हैं? हाँ? महाराज रहते हैं ना, हाँ, महाराज। नाम आता है किसी के ऋषि का? वाल्मीकि ऋषि है, वशिष्ठ है, जो पुराने बहुत पुराने वो लोग सब यहाँ आके तपस्या करते थे। तो हमने जब मंदिर में प्रेयर करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो सब कितने भी लोग आके चारों नदी की चारों ओर तपस्या किए, तो उसका वातावरण इतना दिव्य हो गया, इतना अच्छा लगता है कि आप वहाँ जाके बैठोगे तो भी आपको अच्छा लगेगा। तो फिर हमने सोचा कि हम चारों ओर वहाँ घूम के भी आते हैं, क्योंकि सबने एक ही जगह बैठ के तपस्या नहीं की। नदी के किनारे पर अलग अलग बैठ के कोई जिसको जो जगह पसंद है वहाँ बैठ के हजारों साल तक तपस्या की। तो ये सब इतना दिव्य हो गया है कि अब ये सब हम घूम के हमको भी लगता है कि हमें भी अच्छा लगता है, तो इसीलिए घूमते हैं। एक भगवान के जैसे आप पूजा करते, ये भी पूजा ही है। तो पता चला परिक्रमा क्या है? परिक्रमा करना नाम अच्छा है, लेकिन परिक्रमा करना बहुत कठिन है, चलना पड़ता है। तो हजारों नर्मदा के दोनों टोटे हैं। 1300 शायद मध्य प्रदेश में ही, अमरकंटक से 1300 टोटल 3000 से 3200 किलोमीटर हो जाए। 3200 किलोमीटर, तो 3200 किलोमीटर 3000 किलोमीटर 3200 किलोमीटर अपने को पर डे लोग चलते हैं। जितना चल सके उतना चलते हैं, तो उसका समय जितना हो सके उतना लेकिन करना। कभी खाना मिल गया, कभी चाय मिली, कभी भूखे प्यासे, कभी दुकान मिली, कभी जंगल मिला, कभी क्या मिला, कभी सोने का अच्छा मिल गया। जैसे आज अच्छा मिल गया तो कल अच्छा मिलेगा, ये नहीं मिलेगा अपन नहीं कह सकते। हाँ, कल या परसों, कल ही राइट। कल हम रोड की साइड में सोए थे, सो रहे थे। ट्रकों की हमारा जो हाईवे था उससे 15 किलोमीटर 15 फुट 15-20 किलोमीटर और थोड़ा ओपन ही था। तो लाइट भी रोड के ट्रकों की आ रही थी। ओपन सेट था। ओपन सेट था। तो ऐसा भी होता है। ये परसों कहाँ सोए थे आप लोग? हाँ? काना बेड़ा। अच्छा, काना बेड़ा में नसवाड़ी से इधर वाला हाँ, है ना। तो वहाँ पे कोई घर वगैरह कोई? वो लोग जो चलाते थे वो अनुक्षेत्र, वो लोग बाहर घर के बाहर वो एक शेड बनाया है। अच्छा शेड ऊपर से कवर होता है, साइड में जो ओपन है पूरा। अच्छा, ओपन। हाँ, और फिर हाईवे के पास ही है उनका घर भी, वही परिक्रमा में हाईवे पे है। तो उनके घर में बेचारे को जगह भी नहीं थी। जो भी तेरे साइड में हाँ, कोई भी देश का सिपाही बोलो मेरे संग जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। रास्ते पे चलूं जैसे डरे डरे कर, आगे के आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने पाए दाहिने पाए। मेरा घर में प्राथमिक विद्यालय था। सुना चंदा मामा आओ ना, आके मुझे सुलाओ ना। अरे आवाज थोड़ी अच्छी सी निकाल। चंदा मामा आओ ना, आके मुझे सुलाओ ना, रोज रात को आते हो, दिन में चुप जाते हो। यही बच्चों का सोने का कक्ष। दूसरा कक्ष, एक रूम में 6 बच्चे सोते हैं। ये है श्रीमान जंदूभाई। ये जो हमने सारा कन्या आश्रम बताया, उन्हों का संचालन वो कर रहे हैं। उन्हों की धर्मपत्नी भी साथ में है, दोनों टीचर है, बच्चों को यहाँ पढ़ाते भी हैं। और ये संस्था जो आज आप देख रहे हैं, इसीलिए उन्होंने भगीरथ प्रयास किए और उन्हीं के फलस्वरूप आज ये संस्था इतनी बड़ी फूली फाली है।
हमने सभी कमरे आपको बताए। ये यहाँ का जस्ट आपको मैं विहंगावलोकन बता रहा हूँ। और वो संस्था का जो सारे एरिया में उसका नंबर 1 आता है। और सभी जब भी एजुकेशन की बात आती है तो रोल मॉडल के रूप में इस संस्था का नाम लिया जाता है। तो अब श्री जंदू भाई इस संस्था के बारे में कुछ संक्षिप्त में बताएंगे। अब बताओ। संस्था कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई? मैं जंदू पराड़, मैं एक टीचर हूँ और मेरी वाइफ भी टीचर है। इस कन्या आश्रम अट्ठा की प्रभारी मेरी वाइफ है श्रीमती सुनीता फराड़। और ये संस्था 2002-3-4 में स्टार्ट हुआ था। और पहले हमारा हॉस्टल एक किराए के मकान में संचालित होता था। 2014 में ये बिल्डिंग हमें बनकर हैंडओवर हुआ था। और उसके बाद में हम लोगों ने इस हॉस्टल को एक अच्छे हॉस्टल के रूप में किस प्रकार उसको डेवलप किया जाए उसके ऊपर हमने एक काम करना शुरू किया था। और हमारे जो कुछ वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन में श्री रामानुज शर्मा द्वारा इसको हम काम करने के लिए एक दल बना के काम करना स्टार्ट किया था। हमारे ज़िले के अलीराजपुर ज़िले के सोंडा विकास खंड के पूरे अधीक्षकों का एक दल हर हॉस्टल में 15 दिन में एक बैठक रखी जाती थी। और कौन सा हॉस्टल एक अच्छे हॉस्टल के रूप में काम करेगा और अच्छा अपना पूरी तरह से सभी आज की सुविधाओं के रूप में सभी सुविधा युक्त बच्चों को हर चीज़ की कमी महसूस नहीं है, उस प्रकार हम लोगों ने काम किया। और अट्ठा के कन्या आश्रम अट्ठा को हमने 2018 में ISO सर्टिफिकेट दिलवाया था। तब से हमारा हॉस्टल इस ज़िले में नंबर 1 पे चलता है। बस इतना। आपके हॉस्टल में कितनी बच्चियां रहती हैं? सर हमारे हॉस्टल में 50 लड़कियाँ रहती हैं। और ये 50 लड़कियां कहाँ से यहाँ आती है? ये 50 लड़कियाँ सर हमारे आसपास के 15-20 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत आती है। तो वो घर कब जाती है? जब गवर्नमेंट छुट्टी रहती है उसी में घर जाती है, या कोई बीमार हो जाती है तब घर के लिए हम छोड़ते हैं। हर हफ्ते घर नहीं जाती? हर हफ्ते नहीं जाती। तो आप श्री जंदू भाई ने आपको इस संस्था के बारे में बताया। हम भी ये संस्था देखकर बहुत प्रभावित हुए। हम मैया को प्रार्थना करते हैं कि जंदू भाई को और ताकत दे कि उस संस्था को उसका बहुत विस्तार कर सके। नर्दे हर।